नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे भागी हुई लड़की का अगला भाग। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हल्की तेज आवाज़ में वो फिर से बोली। अभी क्यों नहीं करनी है? इस बार उसकी मम्मी ने अपना सवाल अकड़ अंदाज में पूछा। अब वह गरिमा के बिल्कुल करीब खड़ी हो चुकी थी। मेज की एक तरफ गरिमा और दूसरी तरफ उसके माता पिता और उसके बड़े भैया। मम्मी, मैं पहले नौकरी करना चाहती हूँ, फिर मैं शादी करूँगी। गरिमा के आखिरी शब्द बोलते बोलते रुक गई थी। शायद इसलिए कि उसके भीतर शादी को लेकर अभी तक कोई कड़ा फैसला नहीं बना। नौकरी करना है तो शादी की बात कर लेना, गरिमा के बड़े भाई ने बड़े होने के अंदाज में कहा। मम्मी सिर हिलाते हुए बड़े पुत्र के थोड़े करीब खिसक आई। नहीं भैया, मुझे शादी से पहले नौकरी करनी है, आपकी तरह। बात अब उनसे जुड़ चुकी थी। गरिमा के बड़े भैया चुप हो गए। उनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं था। उनके लब थिर हो गए थे, जैसे किसी ने बोलते बोलते उनकी जुबान काट ली हो। वह बिल्कुल शून्य हो गए थे। ये देखिए, क्या नया भूत सवार हो गया है इसके ऊपर, गरिमा की मां ने अपने पति को संबोधित करते हुए कहा। गरिमा के पास चुपचाप सोफे पर गरिमा के बिल्कुल सामने बैठे थे। खिड़की के बाहर रुकी बारिश में कुछ देख रहे थे या फिर देखने का नाटक कर रहे थे। पापा, क्या मैं नौकरी नहीं कर सकती भैया की तरह? सीधे अपने पिता से यह सवाल किया। बेटा, उसकी बात अलग है। अपनी चुप्पी तोड़ी गरिमा के पापा ने थोड़े सौम्य स्वर में उत्तर दिया। यह उत्तर पूरी चर्चा को समाप्त करने के मकसद से कहा गया था, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी सफाई के। क्यों अलग है? एक राजा के फरमान की तरह। कैसे पापा? तभी गरिमा के छोटे भाई ने लपक कर यह सवाल पूछ लिया। वह भी पूरी घटना सुन रहा था। वह भी खुलती बातों की बारीकी से सुन रहा था। तुम चुप रहो और अपने कमरे में जाओ, गरिमा की मां ने उसे डांट कर वहां से जाने को कह दिया। राजा के फरमान की क्या हैसियत होती है, उसका लड़कपन अभी तक यह समझ नहीं पाया था। उसे वहां से भगा दिया जा रहा है। शायद यह बात उसकी आंखें खोले। वह चुपचाप हाथों में किताब लिए भीतर के कमरे में चला गया, मगर उसने दरवाज़ा खुला रखा। उसका उत्सुक मन यह जानना चाहता था कि उसकी दीदी का नौकरी करना उसके भाइयों के नौकरी करने से अलग क्यों है। गरिमा को भी यही जानना था। कैसे अलग है पापा? गरिमा ने हिम्मत करके पूछा। इतने में उसके पापा उठ खड़े हुए और एक मीनार की तरह गरिमा को अपनी ऊंचाई से दबाने का प्रयत्न में। यह एक बहुत ही पुरानी तरकीब है। पहाड़ जैसा रूप धारण कर लो तो सामने वाला खुद ब खुद हार मान लेता है और कोई पहाड़ से क्यों भी टकराना चाहेगा। गरिमा बैठी रही। अंदर की हिम्मत को पहाड़ के सामने डटाए वह अपने पापा के बोलने का इंतजार करने लगी। उसकी मम्मी और बड़े भैया भी चुप थे। शायद वह भी अपनी मुखिया के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। मुखिया बोले, अलग ऐसे है कि वह लड़का है, नौकरी करना उसका काम है, घर चलाना उसका काम है और तुम्हारा काम घर पर रहना है। गरिमा के पापा की आवाज़ अब सौम्य नहीं थी। पहाड़ की आकृति से अब पहाड़ जैसे ही कठोर स्वर निकल रहे थे, वह भी गूंज के साथ। यह भी एक पुरानी तरकीब है। इतना शोर कर दो कि सामने वाला विरोध में कुछ बोल ही ना पाए और दुबक कर सारी बातें मान ले, भले ही उसका चित्त उन बातों का तिरस्कार क्यों न करता हो। परिवार ऐसे ही चलता है बेटी, और हमारे समाज की यही पद्धति है, गरिमा की मां समझाते हुए कही। एक गुड कॉप बैड कॉप की रणनीति को अपनाते हुए मर्द बाहर जाकर कमाते हैं और औरत घर पर रहती है। ऐसा ही सदियों से चला आ रहा है। मम्मी, मुझे घर पर नहीं रहना, मुझे नौकरी करनी है और अपना पैसा खुद कमाना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना। मुझे आपकी तरह गरिमा खींच कर बोली। गरिमा की माँ गुस्से में देहरी पर ही खड़ी थी।
वह सौम्य स्वर बस एक दिखावा था, मुखौटे के जैसा। और गरिमा का कहा पिछला वाक्य काफ़ी था उस मुखौटे को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि यह वाक्य सीधा उसकी माँ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा था। यह वाक्य सीधे उन्हें तुच्छ करार ठहरा रहा था। वह गरिमा की ओर लपकी पूरी तेजी से। अभी वह गरिमा पर हावी होती कि उससे बड़े भैया ने रोक लिया। मम्मी क्या कर रही हैं आप? गरिमा के बड़े भाई ने उन्हें अपनी ओर खींचते हुए कहा। कुछ भी बकवास कर रही है यह लड़की, ये सब पढ़ाने लिखाने का ही नतीजा है। गरिमा की माँ झुँझलाकर बोली और सोफे पर बैठ गई। गरिमा का बड़ा भाई माँ के करीब ही खड़ा रहा। वह भी यह दुविधा सुलझा नहीं पा रहा था। गरिमा की बातें उसे सही तो लग रही थी, मगर माता पिता के खिलाफ जाकर वह अपने मन में उमड़े विचार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो क्या आप चाहती हैं माँ, मैं जीवन भर के लिए किसी की पत्नी बनकर घर में रहूं, बच्चे पैदा करूं और उनकी देखभाल करूं, सुबह से लेकर रात तक एक ही घर में पूरा जीवन बिता दूं? क्या आप यही चाहती हैं? गरिमा यह बोलकर उठी थी कि फिर वापस बैठ गई। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं भी तो कर रही हूँ ना। सभी औरतें ऐसे ही करती हैं, रहती हैं कि नहीं? मम्मी आप यह सब कर रही हैं क्योंकि आप यह चाहती हैं। दिक्कत यही है कि मैं नहीं चाहती यह सब, और फ़िलहाल के लिए तो नहीं चाहती। आगे का मुझे नहीं पता, मगर फ़िलहाल के लिए मैं शादी वादी नहीं करना चाहती। अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए गरिमा ने कहा। उस छोटे से क्षण में गरिमा को लगा था कि महज फैसला सुना देने से काम बन जाएगा, मगर ऐसे फैसले लाखों लड़कियों ने पहले भी जाहिर किए हैं, जिनका परिणाम सही नहीं निकला है। ऐसे फैसले विरोध के नज़रिए से देखे जाते हैं। किसी ने अपने मन की बात कही है, इस नज़रिए से नहीं देखे जाते। ऐसे फैसलों का स्वागत नहीं होता, ऐसे फैसले तिरस्कार किए जाते हैं। ये बढ़िया है, नौकरी करो और फिर जब उम्र निकल जाएगी तो कोई शादी करने वाला भी नहीं मिलेगा। रहना कुंवारी बैठी, हम तो नहीं रखेंगे। रहना अपने किसी दोस्त के पास ही, गरिमा की माँ ने टॉन्ट मारते हुए कहा। बेटा सही तो कह रही है तुम्हारी माँ, गरिमा के पापा ने अब समझाते हुए कहा। फिर से गुड़ कौप बैड कौप की रणनीति। और कोई अभी थोड़े न कर रहे हैं तुम्हारी शादी, अभी तो बस बात चल रही है। शादी के लिए लड़का ही नहीं मिला है तो तारीख कहाँ से पक्की होगी? अच्छा लड़का ढूंढने में तो साल 2 साल लग जाता है, और अभी से ही ढूंढेंगे तभी तो अच्छा रहेगा। पापा आप नहीं समझ रहे हैं, बात साल 2 साल की नहीं है, बात है वह सब करने की जिसे आप मुझे करने से रोक रहे हैं। नौकरी करना ना, बस नौकरी करना नहीं पापा। गरिमा झुल्लाकर चुप हो गई। नौकरी तुम शादी के बाद कर लेना ना बेटा, और नौकरी करने की तब ज़रूरत ही क्यों होगी? जब एक काम कर रहा है तो दूसरे को काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ। गरिमा के पापा परिवार ज्ञान बांटने लगे। पापा थोड़ा काम करना तो सभी को अच्छा लगता है, ऐसे खाली बैठना बहुत नीरस सा होता है। गरिमा के बड़े भाई ने कुछ आम शब्दों में विशेष मतलब की बात सबके सामने रखी। उस शून्यता से कुछ गूढ़ मतलब की बात अब जाकर निकली। गरिमा के माता और पिता दोनों यह सुनकर अचंभित हो गए। बात की मूल्यता को समझने के बजाय उन्हें उनके पुत्र की कही बात एक आघात के जैसे लगा। खुद के बड़े लड़के से ऐसी बात सुन लेने की अपेक्षा शायद वो नहीं रखते थे। वह तो अपने बड़े लड़के को दाहिने हाथ की लाठी समझते थे, और लाठी जिधर घुमाओ उधर घूमती है, कभी खुद पर नहीं बरसती। तुम हटो यहाँ से। गरिमा की माँ ने बड़े भाई को अपने पास से दूर कर दिया। अब तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। गरिमा के पापा कुटित होकर बोले, ये तरफदारी कहाँ से हुआ पापा? बस एक बात कह रहा हूँ, जो मैंने देखी है वही कह रहा हूँ। बड़े भाई चिढ़कर बोले, तो तुमने हमसे ज़्यादा दुनिया देखा है? नहीं पापा, आपसे ज़्यादा तो नहीं देखा, मगर आपकी दुनिया में एक अलग दुनिया मैंने देखी है। वाह, क्या दुनिया देखी है तुमने? गरिमा के पापा सूखी ताली बजाते हुए व्यंग मुद्रा में बोले।
ऐसी दुनिया देखी है जिसमें बड़ों की बातों को काटा जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है, उनके नीयत पर शक किया जाता है। परिवार के हित के लिए गए उनके निर्णयों को अस्वीकार किया जाता है। पापा, आपको नहीं लगता आप अपना निर्णय दीदी के ऊपर थोप रहे हैं? गरिमा का छोटा भाई कमरे की देहरी पर खड़ा बोला। तुम्हें अंदर रहने को कहा है ना, जाओ अंदर। गरिमा की माँ ने छोटे भाई को फिर से डांट कर भगा दिया। कहानी पढ़ कर बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। छोटा भाई थोड़ा पीछे जरूर हटा, लेकिन वही खड़ा रहा। उसे यह दृश्य किसी कहानी के जैसे नहीं लग रही थी। इतने पास के खुद के ऊपर बीतती बातें कहानी कैसे लग सकती है? और कहानी तो औरों की होती है, खुद का जीवन कहानी नहीं होता। खुद के मसले कहानी नहीं होते। वह कहानी नहीं देख रहा था, वह उस कड़वे सच को ताज़ा ताज़ा अनुभव कर रहा था, जिसे उसने शायद कभी कहीं सुना या पढ़ा था। गरिमा, तुम भी अंदर जाओ, अब इस पर और कोई बात नहीं होगी। गरिमा के पापा ने फाइनल बात कह दी थी। राजा ने अपना निर्णय ले लिया था, प्रजा को बस बात माननी है, और प्रजा नहीं मानेगी तो राजा के पास 100 तरकीबें हैं जिससे वो अपनी बात मनवा सकता है, क्योंकि राजा हर चीज़ पर नियंत्रण रखता है। गरिमा जाने को उठती और हताश होकर फिर से सोफे पर बैठ जाती। कुछ था जो उसके भीतर, जो उसके अंदर जाने से रोक रहा था। कुछ अभी भी बचा था जो उसे वहीं बिठाए रखना चाहता था। शायद कोई अनुभूति, कोई भावी दृश्य अभी भी बचे थे जो उसे बांधे हुई थी। शायद अभी कुछ और भी सपने बिखरने को बचे थे, कुछ और भी आशाएं अभी टूटने को पड़े थे। पापा, आप बैठ जाइए, गरिमा के बड़े भाई ने पानी देते हुए माफी के स्वर में कहा। पिता की नज़र बड़े पुत्र से मिली। पानी का गिलास हाथ में लिए वह सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि उनका पुत्र ही उनका साथ नहीं दे रहा है, और अब तो छोटा पुत्र भी सवाल करने लगा है। यह सोच वह और भी दुखी हो गए। पिता के दुखी चेहरे को देख बड़े पुत्र की नज़र नीचे हो गई और वह एक ग्लानि के बड़े गुब्बारे से गिर गए। फिर खुद को संतुलित और मन को निश्चित कर वह किचन से 2 गिलास पानी और लाए। एक अपनी माँ को दिया जो स्तंभ सोफे पर टांगों को ऊपर करके बैठी, और दूसरे गिलास गरिमा के सामने मेज पर रख दिया। गरिमा की नज़रें जब छत से हटकर सामने की ओर पड़ी तो उसने बड़े भाई को पानी का गिलास रखते देखा। बड़े भाई गरिमा से नज़रें नहीं मिला पाए। वह एक टक स्टील के गिलास पर बनी पानी की सीधी पतली रेखा को देखती रही। पानी में जब एक बूंद गिलास के मुंह से शुरू होती है और कांच के मेज तक पहुंच जाती है। गरिमा निर्विकार बैठी या हलचल देखती रही। उसने गिलास को छुआ तक नहीं। वह सन्नाटा जिसकी भनक उसे थोड़ी देर पहले अनुभव हुई थी, वह अब खिसती हुई उसके चारों ओर फैल गई थी। उस सन्नाटे के शोर में उसका मन शून्य हो चला था। वह मुड़कर अपने छोटे भाई की तरफ देखती है। 2 विचलित मायूस आंखें उसे बांधे हुई थी। उस विचार को तो भनक भी नहीं होगी कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने अपने माता पिता को देखा। वह किले की तरह अड़िग थे। गरिमा को पता है उसके माता पिता अब किले की दीवार से ही हो गए हैं, जिस पर उनकी बातें एक तुच्छ तीर की तरह टकराती और निरर्थक होकर नीचे गिरती जाएंगी। अभी उसके मुख से कहा गया हर एक शब्द को बिना किसी सोच के खारिज कर दिया जाएगा। वह अपने बड़े भाई को देखती है। एक असहाय आभा उनके मुखमंडल के आलोक में है। वह वहीं अपने माता पिता के बीच चुपचाप खड़े हैं। उनकी आकृति उन्हीं दोनों में कहीं घुल मिल सी गई है। उनके चेहरे में वही भाव तैर रहे हैं जो भाव उनके माता और पिता के चेहरे में छाई हुई है। शायद यही वह दृश्य था जो देखना रह गया था। यही एक आशा की किरण थी जिसे बुझता देख लेने की अनुभूति शेष रह गई थी। और तभी उस छोटे से क्षण में गरिमा को उस अकेलेपन की अनुभूति हुई जो शायद अभिमन्यु को युद्ध के मैदान में हुई होगी। चक्रव्यूह से उस पार हार और इस पार मृत्यु, लेकिन वो योद्धाओं का युग था।
जहाँ मृत्यु को वीरता का प्रतीक माना जाता था। यह जीवन का युद्ध है, यह मृत्यु कायरता का प्रमाण है और चक्रव्यूह के उस पार जाना एक जीत। कितनी अजीब बात है ना, जो हार्मोन्स हम लड़ने के लिए उतारू बनाते हैं, वही हार्मोन्स हमें भाग जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। भाग जाना, लड़ते रहना, दोनों का स्रोत एक ही है। तो फिर जो ना हारा हो वो वीर हुआ, चाहे भागे चाहे लड़े। जो जीवित रहा वो वीर हुआ, चाहे राजा हो या प्रजा। जब कोई घर छोड़कर भागता है तो क्या वह कभी वापस लौट आने के बारे में भी सोचता है? अगर सोचता भी है तो कितने अवधि के बाद लौट आने को सोचता है? तुरंत या महीनों बाद या सालों बाद, या फिर तब जब वो परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाए जो एक समय स्वीकार करने लायक नहीं थी, या फिर तब जब वो शर्तें वापस ले ली जाए जो उसके ऊपर थोपी जा रही थी, या फिर तब जब भाग कर खड़ा किया हुआ संसार निर्वाह करने लायक नहीं रह जाता है। आखिरी की बात गरिमा पर लागू नहीं होती थी। एक हिम्मत ही थी उसके भीतर जो अभी तक उसे खड़ा किए हुई थी, और यही उसकी एक हिम्मत कहीं बाहर से खरीदी हुई सामग्री नहीं थी। एक दिन खत्म हो जाए, उस हिम्मत का स्रोत ठीक उस हार्मोन्स के जैसा भीतर कहीं था जो हर पल बदलते रहता था। जो हिम्मत रखते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से डर नहीं लगता। खुद से खड़ा किया हुआ जीवन जैसा भी हो, वह उसी से जीते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग समझौते नहीं करते, और शायद यही कारण था कि गुड़गांव आने के 4 दिन बाद भी गरिमा के भीतर घर वापस लौट जाने का एक बार भी ख्याल नहीं आया। उसे घर वालों की याद नहीं आई, घर की याद आई क्योंकि बीते दिनों का याद आना स्वाभाविक है। लेकिन गरिमा ने खुद को उन यादों पर न्यौछावर नहीं किया। यादें आई और गई, वह कमज़ोर नहीं पड़ी। गरिमा का मानना है कि हर चीज़ का एक समय होता है, अभी बस वर्तमान में रहना है। एक नींव खड़ी करनी है जिस पर आने वाले दिन टिके होंगे। बीते दिनों की यादों को पीछे सरकाए गरिमा एक नए छत के नीचे कुछ नए भावनाओं के साथ एक नए बिस्तर पर आराम फरमा रही है। गरिमा प्रिया के बिस्तर पर लेटी हुई है। वह छत पर लगी धूल से सनी रुके हुए पंखे के 3 बाजुओं को देख रही है। पंखे रुके हुए हैं क्योंकि पंखों का काम जून के इस मौसम में एसी को करना पड़ता है। विंडो एसी की ठंडी हवा पास में लेटी प्रिया के शरीर के ऊपर से होकर उसे छू जाती। यार, अब तू आ गई है तो अच्छा लग रहा है, लेटे लेटे गरिमा ने कहा। हाँ यार, तू इधर थी और मैं घर पर, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जल्दी भाग आई को प्रिया ने रुककर और हल्का सा हंसकर कहा। दोनों मुस्कुराए। थैंक यू जल्दी आने के लिए, नहीं तो मैं पीजी में रहकर पक जाती। और तू, थैंक यू, ये सब रहने दे, इतना भी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिया ने हल्के में कहा। प्रिया को हल्के में रहना पसंद है। ज़बरदस्ती बातों को भारी करने में थकावट है, ऐसा वह मानती है। गरिमा की नज़रें पंखे से हटकर कमरे की दीवार पर पड़ी। तेरा कमरा कितना सुंदर है यार, टेबल लैंप लगती हुई है, पौधे रखे हुए हैं, और वो आईना जो दीवार पर टंगा हुआ है वह कितना सुंदर है। गरिमा उठकर आईने के पास चली जाती। आईने के चारों तरफ जूट की पतली रस्सी से गोलाकार बनाया हुआ है जिसमें वो आईना भी गोले दिख रहे हैं। गरिमा खुद के चेहरे को गोल आईने में देखती है। आंखों पर गिराए लटों को कानों के पीछे छिपा लेती है। जब पूरा चेहरा आईने में प्रकट होता है तो वह अपने भीतर, बहुत भीतर, एक खुशी की लहर बनते महसूस करती है। मगर वो खुशी की लहर चेहरे पर आते आते नसों में ही कहीं खो जाती है। शायद वर्तमान की वास्तविकता ने उन खुशी की लहरों को सोख लिया है। वह अपना चेहरा आईने से हटा लेती है, वापस मुड़कर प्रिया को देखने लगती है। प्रिया भी उससे ही देख रही थी। मेरी नौकरी का कुछ पता चला? गंभीर स्वर में गरिमा ने पूछा। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, प्रिया कुछ याद करके कहती है। मैंने तेरी नौकरी की बात अपने मैनेजर से की थी। डाटा एंट्री के रोल पर एक पोजीशन खाली है। तुझे कंप्यूटर चलाने तो आता ही है।
तुझे कोडिंग भी थोड़ा बहुत आता है तो तेरे लिए ये सही रहेगा। पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा मगर शुरुआत करने के लिए सही है। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। नशों में खोई हुई खुशी की लहर भावे उम्मीद की बारिश में फिर से बह निकली थी और अब चेहरे पे एक एक कोने पर छाने लगी थी। गरिमा बिस्तर पर आकर प्रिया के बिल्कुल सामने बैठ जाती है, वैसे ही जैसे नमाज अदा करते समय बैठा जाता है, घुटनों और पिंडलियों के ऊपर। फिर वह प्रिया के हाथों को पकड़कर शुक्रिया अदा करने लगती है। यह देख प्रिया भी थोड़ी शर्मा सी गई। देख, बस एक जगह पर निर्भर नहीं रह सकते, और भी जगह कोशिश करनी होगी। तेरा ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल बनाते हैं और उससे पहले एक सीवी तैयार करते हैं। तूने कभी सीवी बनाई है? सीवी मतलब तेरा और तेरे अभी तक के काम के बारे में एक पन्ने का बयान। नहीं यार, कभी नहीं बनाई, कभी नौकरी नहीं की है। कोई नहीं, मैं तेरी मदद कर दूंगी। तू अपने साथ लैपटॉप लाई है? हाँ लाई हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया। मैं तुझे कैसे थैंक यू कहूँ? गरिमा फिर से कृतज्ञता के आवरण में लिपट गई। अरे इतना तो बनता है, फिर भी यार पहले नौकरी ले ले फिर थैंक यू कहते रहना। इत्मीनान दिलाते हुए गरिमा ने कहा, ठीक है, वैसे भी तूने मेरा बहुत हेल्प किया है स्कूल टाइम में। प्रिया पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल के दिनों की मदद को आज भी तवज्जो देते हैं, नहीं तो इतनी पुरानी बातों की अहमियत पलक झपकते खो जाती है। मन नए बातों को ज़्यादा याद रखता है, नए रिश्तों को ज़्यादा मान देता है। अच्छा सुन, मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने का मन है। तूने डिनर कर लिया है? प्रिया ने पूछा। पीछे से निकलने से पहले कुछ खाई थी, शायद कुछ देर में फिर से भूख लग जाए। गरिमा पेट छूकर बोली। दोनों मुस्कुराने लगे। रुक, कुछ मंगवाती हूँ। क्या खाएगी? पिज्ज़ा? ठीक है, गरिमा ने तुरंत हाँ कह दिया। पिज्ज़ा बोलकर प्रिया अपने फ़ोन में पिज्ज़ा की जगह ढूंढने लगी। गरिमा बिस्तर से उतरकर वापस आईने के पास चली जाती है। खुद के मुस्कुराते चेहरे से भेंट कर लेने के बाद वह अपने बालों को ठीक करती है और फिर कमरे में रखी बाकी चीज़ों को और भी गौर से देखने लगती है। ताड़ के झाड़ीदार पौधों को छूकर उसकी निगाह उस जगह पर रुकी जहाँ दीवार पर लकड़ी की बुक शेल्फ बनाई हुई थी। बुक शेल्फ में कविता की किताबें टेढ़े करके रखे हुए थे। कुछ किताबें अंग्रेजी में थी, कुछ हिंदी में। तू अभी भी कविताएं लिखती है? गरिमा आलोक धंधा की एक पुस्तक उठाकर पूछती है। तो ये थी कहानी घर से भागी हुई लड़की। आगे का कहानी जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।